नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। आज सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हुई जो कि डाला गया था शशांक शेखर झा और सेबी रॉड्रिग्स के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी ने एक एमओयू साइन किया था 2008 में चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में, जिसको लेकर देश में तमाम सवाल उठे थे और इसी को लेकर एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और इस याचिका के लिए पैरवी कर रहे थे देश के मशहूर वकील राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने एक बड़ा सवाल किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी पार्टी, इस देश की कांग्रेस पार्टी और चीन की सरकार के साथ कोई एमओयू साइन कर सकती है। ऐसा हमने अब तक नहीं सुना है और अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी विशेष जांच की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है तो फिर हम आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, केस चलवा सकते हैं। इसलिए इस मामले को आप पूरी तरीके से सोच समझकर दोबारा से फाइल कीजिए। और अगर वास्तव में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे देश के साथ कोई ऐसा समझौता किया है जो कि सीधे मायने पर देश के खिलाफ है, तो निश्चित तौर पर यह एक गंभीर विषय है। इसको लेकर महेश जेठमलानी ने दलीलें दी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ताधारी पार्टी हुआ करती थी और चीन के अंदर चूंकि लोकतंत्र नहीं है, वहां की जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है वही वास्तव में सत्ता है या फिर सरकार है। और इस तर्क के आधार पर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन शब्दों का हेर फेर है और अगर आप चाहते हैं तो हम इसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि चीन के साथ भारत के जो संबंध थे उस समय भी खराब थे और वैसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी पार्टी होते हुए ऐसा समझौता करती है तो निश्चित तौर पर देश को इससे चिंता करने की जरूरत है। दरअसल ये जो याचिका लगाई गई थी इसमें शशांक शेखर झा और सेबी रॉड्रिग्स ने यह मांग की थी कि चूंकि कांग्रेस पार्टी देश की सत्ताधारी पार्टी थी और चीन के साथ भारत के जो संबंध थे वो दोस्ताना संबंध नहीं थे, और अगर दोस्ताना संबंध भी हो तब भी किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे देश के राजनीतिक दल के साथ इस तरीके के समझौता करने की छूट नहीं है। और अगर देखा जाए तो 2008 से लेकर 2013 के बीच में चीनी सेना ने भारत के अंदर कम से कम 600 बार घुसपैठ की थी और भारत के तमाम इलाकों को भी कब्जाने की कोशिश की गई थी, जिसमें से बहुत से इलाके अभी भी उनके पास हैं। तो ऐसी स्थिति में किस आधार पर एनएसी की चेयरमैन सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का महासचिव होते हुए राहुल गांधी एक एमओयू साइन करते हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उस पूरे के पूरे जो प्रतिनिधि मंडल था उसमें जो व्यक्ति शामिल था वो उस समय का चीन का प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और उस समय का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी था। आज वो व्यक्ति चीन का प्रेसिडेंट है। अगर इसमें दो चीजें देखी जाए कि वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर थे तब भी वो वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर भी थे, वो उस समय अगर वहां थे हु जिनताओ के डिप्टी के तौर पर, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला बनता है। और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी ये दावे करती रही कि वो भारत के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आई, यानी कि सूचना का अधिकार लेकर आई, वही पार्टी इस एमओयू की क्या शर्तें थी, इस एमओयू में क्या क्या वायदे किए गए थे, उन चीजों को लेकर अभी तक खुलासा करने से मना करती रही है, जो संदेह के घेरे में है। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस एमओयू के माध्यम से एक तरीके से फंस गई है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से लद्दाख में चीन की घुसपैठ का मुद्दा आगे बढ़ाया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को सामने लेकर आई थी कि ये वही कांग्रेस है, जब डोकलाम का विवाद होता है तो इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो चीनी राजदूत के साथ गुपचुप बैठकें करता है और जब सवाल उठते हैं तो वो उनसे इनकार कर देता है, लेकिन चीनी दूतावास की वेबसाइट पर जब फोटो आ जाते हैं तब कांग्रेस को ये मानना पड़ता है और कांग्रेस ये कहती है कि ये एक शिष्टाचारवश मुलाकात थी। और ये मुलाकात का जब सूत्र जोड़े जाते हैं तो ये चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस की पार्टी का जो समझौता है ये सामने आता है और इसमें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा शाही परिवार चीन गया था, रावत वड्रा से लेकर प्रियंका वाड्रा तक, और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी थे। और जो फोटो के अंदर जब गौर से देखा गया तो उसमें शी जिनपिंग भी नजर आते हैं, राहुल गांधी साइन करते हैं, दूसरी तरफ चीन की तरफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक पदाधिकारी के द्वारा साइन किया जाता है। लेकिन वहां पर शी जिनपिंग की उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो समझौता कर रही थी वो वास्तव में सरकार के ही यहां से हो रहा था। तो
तो ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हुए इस तरीके के समझौते के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे। और अब जिस तरीके से सवाल इस देश में उठे इस पूरे मामले को लेकर, तब भी कांग्रेस ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की और इस पर कोई विशेष जानकारी नहीं दी, जिसको लेकर देश के लोगों को चिंतित होना जरूरी है। हालांकि वो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर यह करती है तो देश को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टी और ऐसी पार्टी जो कि एक कठपुतली सरकार चला रही है, एनएसी की जो चेयरमैन सोनिया गांधी उस समय हुआ करती थी, वास्तव में सोनिया गांधी को डी फैक्टो रूलर कहा जाता था। डी ज़्योर रूलर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, लेकिन डी फैक्टो रूलर के तौर पर सोनिया गांधी पूरे देश को चलाने की कोशिश कर रही थी पर्दे के पीछे रहकर। और ऐसी स्थिति में यह पूरा का पूरा मामला बनता है। तो इन सभी दलीलों को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप एक नए सिरे से इस याचिका को लगाइए, और साथ ही साथ अगर आप, जैसा कि मांग की गई थी, प्रेयर की गई थी इस याचिका में कि इस मामले की जांच एनआईए से कराई जाए और इसके अंदर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ काम इसमें हुआ है। तो लेकर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कोई आदेश नहीं देंगे। आपको अगर ये कार्रवाई करानी है, सीबीआई से जांच करानी है या एनआईए से जांच करानी है, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। जिस पर महेश जेठमलानी ने ये कहा कि हाई कोर्ट हम इसलिए नहीं गए क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट को ही अप्रोच करना चाहिए था। जिसको लेकर आज जो पीठ थी उसने ये कहा कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अब देखना ये ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर दोबारा से महेश जेठमलानी है वो हाई कोर्ट जाते हैं या दोबारा सुप्रीम कोर्ट लौट कर आते हैं। लेकिन यह तय है कि यह मामला अब उतना ज्यादा मामूली नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो टिप्पणी आज की है मुख्य न्यायाधीश ने वो बेहद ज्यादा जरूरी है, बेहद गंभीर है। उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरीके का समझौता हुआ है जिसमें एक देश शामिल है, अब यहाँ पर जो वकील हैं उनको ये साबित करना होगा कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से समझौता हुआ था वास्तव में वो चीनी सरकार की तरफ से ही हुआ था। और इस समझौते को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ चुकी है, राहुल गांधी इस पर कोई जवाब देने के लिए कभी आगे नहीं आए। और इस देश में ज़्यादातर जो लाल हरे चैनल हैं उनमें से किसी भी चैनल के किसी भी तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से या फिर प्रियंका वाड्रा से इस पर कोई जवाब ले पाते। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस के जो छुटवैये प्रवक्ता हैं उनसे सवाल पूछने की कोशिश की गई और इसको लेकर छुटवैये प्रवक्ताओं ने वही जवाब दिया जो उन्हें निर्देश मिला हुआ है। उन्होंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझौता हुआ था, इसकी ज़्यादा जानकारी देश से कोई ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन इसको लेकर आज तक किसी भी पत्रकार ने, जो अपने आप को स्वयंभू तौर पर निष्पक्ष कहते हैं, ये नहीं कहा कि वो राहुल गांधी का एक इंटरव्यू करेंगे। हालांकि राहुल गांधी के उलझुल वीडियो को लेकर उन्होंने कई बार न्यूज़ बनाने की कोशिश की, कई बार उसको लेकर टीआरपी हासिल करने की कोशिश की और राहुल गांधी के एक ही दिन में एक ही स्क्रिप्टर, एक ही कैमरे पर बनाए गए वीडियो को लेकर बार बार उन्होंने 1 महीने तक इस तरीके का प्रपंच भी किया। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर न केवल कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठते हैं बल्कि इस देश के वो पत्रकार वर्ग पर भी सवाल उठते हैं जो इसके ऊपर एक तरीके से पर्दा डाले रहा। अगर 2008 में कोई समझौता होता है, इसकी तस्वीरें कम्युनिस्ट पार्टी जारी करती है, कांग्रेस पार्टी जाती है, लेकिन उसको लेकर कभी भी न सरकार से सवाल पूछे पत्रकारों ने, न राहुल गांधी से पूछे, न सोनिया गांधी से पूछे। तो ये सीधे तौर पर जो पत्रकारिता है वो किस तरीके से कांग्रेस के हाथों में बिकी हुई थी या उसके हाथों में खेल रही थी। जैसा कि क्रिश्चियन मिशेल ने भी अपने बयानों में कहा था कि जब अगस्ता वेस्टलैंड का मामला चल रहा था तो 50 करोड़ रुपए स्पेशली भारत के उन चुनिंदा बिके हुए पीठ पत्रकारों के लिए आए थे जो कांग्रेस पार्टी के लिए फील्डिंग करने का काम करते थे। तो ये जो सारा मामला है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मीडिया, जिसे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है या समझने की भूल की जाती है, वास्तव में वो सरकार के हाथों की कठपुतली भी बन सकता है। इसके उदाहरण कांग्रेस के शासन में तो निश्चित तौर पर मिलते हैं। और ये जो सीपीसी वाला मामला है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी के बीच के एमओयू साइन होने का मामला है, इस पर इतने लंबे समय तक मीडिया ने जो चुप्पी साधे रही और अभी तक किसी में इतनी हिम्मत
जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबा भी खिंचे, उसके बावजूद भी जो पत्रकार के नाम पर एक पीठ पत्रकारिता चलाते हैं, पक्षकारिता करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से कभी इस पर तीखे सवाल कर सकें। हालांकि कुछ पत्रकार हैं जो इस सवालों को कर सकते हैं, लेकिन उनको सोनिया या राहुल कभी भी इजाजत नहीं देंगे कि वो उनका इंटरव्यू कर पाए। जैसा कि कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है जहां राहुल गांधी होता है या कांग्रेस पार्टी का कोई परिवार का व्यक्ति होता है, तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ चैनलों को, चाहे रिपब्लिक भारत हो, जी न्यूज हो, ऐसे चैनल के पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं होती है और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो पत्रकार है, लेकिन जो दूसरे पत्रकार हैं जो खुद को निष्पक्ष कहते हैं और तमाम तरीके के प्रपंच करते हैं, अब उनके लिए चैलेंज है कि अगर वो वास्तव में पत्रकारिता करते हैं तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से एक इंटरव्यू लेकर दिखाएं और देश को सच्चाई सामने लाकर दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।